ओके, तो पिछले लेक्चर में हम सब ने यहाँ पर ख़त्म किया था कि कैसे कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से वीमेन लोग राष्ट्र और कैपिटलिज्म के खिलाफ आंदोलन पर उतर आते हैं। तो चलिए वहाँ से ही हमारा आज का लेक्चर शुरू करते हैं। With the development of capitalism, the non-domestic sphere expanded to its detriment. इसका क्या मतलब हुआ? जैसे जैसे कैपिटलिज्म का डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे कैपिटलिज्म फ्लरिश करता रहा, तो ये जो नॉन डोमेस्टिक स्फीयर है वो भी बढ़ता रहा टू इट्स डेट्रीमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? डेट्रीमेंट का मतलब है हानिकारक एक पहलू। तो नॉन डोमेस्टिक स्फीयर मतलब पहले पहले वीमेन सिर्फ घर में हाउसवाइफ बनकर रहते थे। उनकी एक लेवल तक पढ़ाई ख़त्म होने के बाद माँ बाप अपने बेटियों को शादी करवा देते थे और वीमेन लोग घर में बच्चे पैदा करते थे, बच्चों को पाल पोसते थे, अपनी फैमिली की देखभाल करते थे, घर में रहते थे। ओके, लेकिन जैसे जैसे कैपिटलिज्म बढ़ता रहा, फ्लरिश करता रहा, वीमेन लोग सिर्फ घर में घरेलू मामले में सीमित ना रहकर घर के बाहर ऑफिस और दूसरे जगह काम करने के लिए निकलते हैं। तो इसको कहते हैं नॉन डोमेस्टिक स्फीयर। डोमेस्टिक स्फीयर मतलब घर अपने फैमिली के दायरे के अंदर, और नॉन डोमेस्टिक मतलब घर के बाहर, फैमिली के बाहर, मतलब इन द स्टेट। कैपिटलिज्म ब्रॉट ऑन एन इम्पॉर्टेंट रिडक्शन इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो कैपिटलिज्म ने क्या किया? डोमेस्टिक प्रोडक्शन में एक बहुत बड़ा लेवल का रिडक्शन लेकर आया। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन मतलब औरतें घर में खाना पकाती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, स्कूल लेकर जाती थी, ये सब है डोमेस्टिक प्रोडक्शन। खाना बनाना, बड़े बुजुर्ग लोगों का देखभाल करना, डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो ये कम होती गई और औरत बाहर निकल गई काम करने के लिए। ओके, At the same time, the relationship between the two spheres of social production were also transformed. तो two spheres of social production मतलब एक domestic sphere of production और दूसरा non domestic sphere of production। तो domestic sphere मतलब फैमिली में वीमेन जो भी कर रहा है वो है डोमेस्टिक स्फीयर में प्रोडक्शन, और फैमिली के बाहर राष्ट्र में, सोसाइटी में वीमेन जो कर रहा है वो है उसका नॉन डोमेस्टिक सोशल प्रोडक्शन। यानी कोई ऑफिस में जा रहा है तो कोई हॉस्पिटल में नर्स या डॉक्टर की तरह काम कर रहा है, तो कोई कॉलेज में पढ़ाने जा रहे हैं, तो कोई स्कूल में टीचरी करने जा रहे हैं। द टास्क्स, ड्यूटीज एंड रिलेशनशिप ऑफ वीमेन एंड मेन विद इन द डोमेस्टिक स्फीयर वेर दस मॉडिफाइड। तो क्या हुआ? फैमिली के अंदर, घर के अंदर मेल और फीमेल में अब तक जो काम, जो फ़र्ज़, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का बंटवारा हुआ करता था, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन, थोड़ा डेवलपमेंट, थोड़ा चेंज आया। पहले यही माना जाता था कि बर्तन साफ़ करना, खाना पकाना, कपड़े धोना सिर्फ़ और सिर्फ औरत करेगी और मर्द लोग बाहर जाएगा इनकम करने, रोज़गार करने। लेकिन अब क्या हुआ? मर्द लोग भी खाना पकाते हैं, बर्तन धोते हैं, और ठीक उसी तरह औरत भी मर्दों की तरह बाहर जाकर इनकम करके घर में कंट्रीब्यूट करती है। These modifications created a paradox for women। तो ये सब मॉडिफिकेशंस की वजह से वीमेन लोगों के लिए एक विरोधाभास हो गया। कैसा विरोधाभास? पहले सिर्फ घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना पड़ता था, लेकिन अब घर के साथ साथ बाहर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना पड़ रहा है। फॉर देम यानी फॉर वीमेन एज अ प्रोडक्ट ऑफ फेमिनिटी, देयर प्लेस इन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैरी स्पेसिफिक टास्क्स एंड फंक्शंस। तो जैसे कि मैंने कहा, एज अ प्रोडक्ट ऑफ फेमिनिटी, इस बात को जहन में रखिए।
मतलब औरत लोग पैदा ही हुए हैं कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शंस करने के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को करना पड़ेगा। जैसे बच्चे अगर रात में नींद में जाग जाता है तो अक्सर देखिएगा बाप कभी नहीं उठेगा, माँ को ही उठकर अपने बच्चे को दूध पिलाकर सुलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वीमेन आर प्रोडक्ट्स ऑफ फेमिनिटी, इसलिए माना जाता है कि ये सब काम वीमेन को ही करना है। एक औरत चाहे कितने भी थके हुए काम से घर वापस क्यों ना लौटे, रोटी आखिर औरत को ही पकानी है, क्योंकि ये औरतों वाली काम है, मर्द लोगों का काम नहीं। ओके, तो इसलिए कहा जा रहा है कि एज अ प्रोडक्ट ऑफ फेमिनिटी देयर प्लेस इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैरीज स्पेसिफिक टास्क्स एंड फंक्शंस। तो कुछ स्पेसिफिक टास्क्स है, फंक्शंस है, जो सिर्फ और सिर्फ औरतों को ही करना पड़ेगा, मर्द लोग नहीं करेंगे। With the development of capitalism, these tasks and functions did not remain in their place. लेकिन जैसे जैसे कैपिटलिज्म डिवेलप हुआ, ये सब औरतों वाली काम और फंक्शंस पहले जैसा नहीं रहा। Moreover, the place of women in the domestic sphere affected negatively the conditions of their participation in the non-domestic production process. Naturally, देखिए कैपिटलिज्म की डेवलपमेंट के साथ साथ वीमेन लोगों को घर के साथ साथ बाहर का भी काम संभालना पड़ रहा है। लेकिन एक वीमेन ऑफिस जा रहा है, इस वजह से उसकी घरेलू कामकाज तो कम नहीं हुआ, बल्कि घर में भी आकर जो जो काम उसके लिए स्पेसिफाई करके रखा गया है, जैसे रोटी करना, खाना पकाना, बर्तन मांजना, ये सब काम भी उसके लिए इंटैक्ट रह गया। ऊपर से बाहर जाकर अर्न भी करना पड़ रहा है, ऑफिस में काम करके फैमिली में पैसा भी कंट्रीब्यूट करना पड़ रहा है। Moreover, the place of women in the domestic sphere affected negatively the conditions of their participation in the non-domestic production process. तो घर में काम करने की वजह से अक्सर इनकी जो नॉन डोमेस्टिक स्फीयर में प्रोडक्शन का काम है उस पर एक नेगेटिव असर रहता है। मान लीजिए एक औरत माँ बनी है, उसकी एक छोटी सी बच्चा हुआ है जो रात में सोने नहीं देता है औरत को, तो रात भर जागकर अपने बच्चे को सुलाना है, खिलाना है, पिलाना है, तो सुबह उठकर वो औरत, उसको एनर्जी नहीं रहेगी काम करने में, लेकिन फिर भी क्योंकि पैसा चाहिए, इनकम करना है, तो बाहर ऑफिस तो जाना पड़ेगा, प्रोडक्शन में भी हिस्सा लेना पड़ेगा, लेकिन वहाँ का काम नेगेटिवली अफेक्ट हो जाता है। क्यों? मान लीजिए रात भर जो औरत सो नहीं पाई, वो जब सुबह को काम पे जा रही है तो वो उसको नींद आ रही है, वो सो जा रही है, अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रही। The birth of feminism was the result of these paradox। तो ये जो विरोधाभास शुरू हुआ कि घर में जो जो काम औरत के लिए रखा है वो तो करना ही है, ऊपर से बाहर भी जाकर तुमको पैसा कमाना है, ये जो विरोधाभास, इसी से फेमिनिज्म का उत्पत्ति हुआ। As women sought new outlets for their time। तो वीमेन लोग अभी ज़ोर शोर से अपना अधिकार, समाज में अपना पोजीशन क्लेम करने लगी कि क्यों ये सब हमारे साथ ही होगा। एक मर्द को भी तो ऑफिस जाना होता है, तो क्या औरत ऑफिस नहीं जाती? पहले तो ये काम सिर्फ मर्द के लिए स्पेसिफाई था कि मर्द लोग ही बाहर जाएंगे, कमाएंगे और परिवार को पालेंगे पोसेंगे, लेकिन ये काम तो अब मर्द के लिए स्पेसिफाइड नहीं रहा, वो तो औरत भी कर रही है। तो अगर मर्द के लिए स्पेसिफाई किया गया काम औरत कर सकती है, तो औरत के लिए स्पेसिफाई करके रखा गया काम मर्द क्यों नहीं करेंगे? ओके, तो यहाँ से हमारी फेमिनिज्म यानी औरत का सशक्तिकरण का आंदोलन शुरू हो रही है। चलिए अगले पैराग्राफ है द स्टेट द फैमिली गार्डनर। तो स्टेट की भूमिका है फैमिली गार्डनर की तरह। एक गार्डनर का काम क्या होती है कि गार्डन में जितने भी फल फूल और सब्जी पक रहे हैं, हो रहा है, उसको अच्छी तरह से देखभाल करना, उस गार्डन को मेंटेन करना। तो स्टेट को फैमिली गार्डनर क्यों कहा जा रहा है?
क्योंकि एक गार्डनर, एक माली जैसे बगीचे में फूल फल को सुरक्षित रखता है, ठीक उसी तरह स्टेट भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा मर्द द्वारा वीमेन लोगों की ये एक्सप्लॉयटेशन उसको सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। तो स्टेट जैसे कैपिटलिज्म की माली की तरह काम करती है। कैपिटलिस्ट सिस्टम में एक बगीचा पल रहा है, जिस बगीचे में मर्द लोग औरत लोगों पर एक्सप्लॉयटेशन किए जा रहे हैं और राष्ट्र जैसे एक माली की तरह इस बगीचे की, इस एक्सप्लॉयटेशन की बगीचे को पाल रहे हैं, सुरक्षित रख रहे हैं। The beginning of industrial revolution brought with it changes which obliged the ruling class to pay attention to some of the new realities affecting the working class। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, हम सब को पता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक 18th सेंचुरी फेनोमेना जो यूरोप में पहली बार शुरू हुआ। मशीन्स की आने की वजह से इंडस्ट्री का प्रोडक्शन शुरू हुआ। हमारे पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस में जैसे एक रेवोल्यूशन आ गया। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू होने के बाद, इंडस्ट्री शुरू होने के बाद कैपिटलिज्म भी शुरू हुआ और सोसाइटी दो क्लासेस में डिवाइडेड हो गया। एक तरफ कैपिटलिस्ट क्लास, दूसरी तरफ वर्किंग क्लास। तो यहाँ वर्किंग क्लासों को कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा शुरू में और कैपिटलिस्ट स्टेट ने ध्यान दिया ताकि वर्किंग क्लास लोगों की इन प्रॉब्लम्स को कम रखा जाए, ताकि वर्कर्स लोग अपना पूरा ध्यान कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन के प्रति दे सकें। The development of huge industries had brought many problems to the working class, affecting their health, their sexuality and their reproductive abilities। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे ही शुरू हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड शुरू हुआ, कैपिटलिज्म की शुरुआत हुआ, वर्कर्स लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा। जैसे पहले तो वो गांव में शांति से रहते थे, खेत में काम करते थे, उससे कुछ ना कुछ गुजारा हो ही जाता था, लेकिन अब गांव छोड़कर शहर में आना पड़ा। फैक्ट्री के सामने एक बहुत ही गंदी बस्ती में और भी कई सारे वर्कर्स के साथ रहना पड़ा और साथ में उनके अंदर काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। फैक्ट्री में 12 घंटे धुआं में, धूल में और अनहाइजीनिक कंडीशन में काम करना, उसके बाद घर आके थक जाना। उनका जो सेक्सुअलिटी था, देखिए एक मैन की सेक्सुअलिटी क्या होती है, वो दिन भर काम करती है, रात में वो आकर सेक्स लाइफ एंजॉय करता है। लेकिन जो वर्कर दिन भर काम करके थक जाता है वो घर आके सेक्स करने की लायक नहीं रहता है। ऊपर से उनका रिप्रोडक्टिव एबिलिटी यानी बच्चा पैदा करने का जो क्षमता, एबिलिटी, उसमें भी काफ़ी नेगेटिव असर हुआ। क्यों? क्योंकि वर्कर्स लोग धीरे धीरे अपना रिप्रोडक्टिव एबिलिटी खो रहे थे। उनको फैक्ट्री में इतना काम करवाया जा रहा था कि उनका बॉडी का जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, नॉर्मल फंक्शनिंग वो डिफेक्टिव हो जा रहा था। तो जिस एज में बच्चा पैदा करना चाहिए था उसमें बच्चा नहीं हो रहा था और काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे। First, the need for large amount of manual labor in urban areas drove a huge migration away from the countryside। तो जैसे कि मैंने कहा, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री हुआ, जहाँ बड़ा बड़ा प्रोडक्शन शुरू हुआ, तो वहाँ लार्ज स्केल मैनुअल लेबर की ज़रूरत था। मैनुअल लेबर मतलब अपना शारीरिक श्रम। आप कंप्यूटर के सामने बैठकर काम कर रहे हैं, वो मैनुअल लेबर नहीं, वो है मेंटल लेबर। लेकिन जब आप कुड़ाल चला रहे हैं या मशीन को अपने हाथों से चला रहे हैं कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो है आपका मैनुअल लेबर। तो मैनुअल लेबर की ही ज़रूरत ज़्यादा पड़ गई। तो तब गांव से ज़्यादा नौजवान लोगों को शहर में लाना पड़ा वर्कर्स बनने के लिए। तब क्या हुआ,
This obliged the ruling class to control waves of populations to keep a demographic balance. तो क्या हुआ, जैसे ही गांव से हजार हजार लोग शहर में माइग्रेट करके चले आए तो रूलिंग क्लास जो थे यानी कैपिटलिस्ट क्लास, उसको इतना बड़ा पॉपुलेशन का वेव जो शहर में आ रहा है उसको कंट्रोल करना पड़ा और इसके लिए अपना डेमोग्राफिक बैलेंस को भी बनाए रखना पड़ा। डेमोग्राफिक बैलेंस क्या है? गांव के लोग अगर गांव छोड़कर शहर में आ जाए तो डेमोग्राफी यानी जोग्राफिकल पॉपुलेशन लोकेशन में एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस हो जाता है। मान लीजिए कलकत्ता शहर में अभी 1 लाख लोग रहते हैं, लेकिन पुरुलिया से, बांकुड़ा से, मुर्शिदाबाद से, मालदा से अगर डिस्ट्रिक्ट से करोड़ों लोग कलकत्ता में आ जाएगा तो कलकत्ता का डेमोग्राफी उस पर बुरा असर होगा। शहर के लोग संख्या में कम हो जाएगी और गांव से आए हुए अनपढ़ गंवार और गांव के लोग संख्या में बढ़ जाएगा। तो कोलकाता का जो अपना एक डेमोग्राफी है, उसका अपना एक शहरेलू कैरेक्टर है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये सब जब शहरों में, यूरोप के शहरों में चल रहा था तो रूलिंग क्लास को काफ़ी कुछ करना पड़ा इस पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने के लिए। तब क्या हुआ? सेकेंडली, एज अ रिजल्ट ऑफ द सर्ज इन अर्बन पॉपुलेशन, सर्ज मतलब बढ़ जाना, अर्बन पॉपुलेशन यानी शहर की पॉपुलेशन बढ़ गई नेचुरली। जब गांव से लोग शहर में आकर बसने लगे तब शहर की पॉपुलेशन बढ़ने लगी, तब अर्बन प्रॉब्लम्स भी बढ़ने लगा, जैसे डेंस कोहैबिटेशन। डेंस कोहैबिटेशन मतलब एक बस्ती के एक कमरे में 12-13 लोग एक साथ रह रहे हैं, इसको कहते हैं डेंस कोहैबिटेशन। कोहैबिटेशन मतलब एक साथ रहना और डेंस मतलब बहुत घना। तो एक छोटी सी कमरे में 12 लोग एक साथ रहते हैं, जैसे बस्ती में, झोपड़पट्टी में आप लोगों ने देखा, गरीब लोग जैसे कुश्ती करके रहते हैं। तो ये काफ़ी अनहाइजीनिक है, काफ़ी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इस वजह से डेवलप होती है। तो कॉन्टेमिनेशन ऑफ एयर एंड वाटर, तो एयर, हवा और वाटर यानी पानी में इन्फेक्शन, कंटेमिनेशन शुरू हो गया नेचुरली। ज़्यादा लोग हो गए तो मतलब सैनिटेशन में प्रॉब्लम। एक टॉयलेट 15-16 लोग एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो इससे सैनिटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, गंदगी फैलती है और वो पानी को दूषित करता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स यूरोप में शुरू हुआ और वाटर और एयर की इस कॉन्टेमिनेशन, इन्फेक्शन से वजह से क्या हुआ? डिजीज़, काफ़ी सारे डिजीज़ शुरू हो गया। कॉलेरा, मलेरिया, ऐसे एपिडेमिक्स, जैसे कोविड एक एपिडेमिक है वैसे मलेरिया, कॉलेरा ऐसे डिजीज़ भी लार्ज स्केल में शुरू हो गया। ऊपर से कुछ सोशल प्रॉब्लम्स आ गए जैसे प्रोस्टिट्यूशन। तो प्रोस्टिट्यूशन भी कैपिटलिज्म से ही शुरू हुआ। जैसे मैंने कहा, औरत एक कमोडिटी बन गई है, जिनकी बॉडी, जिनकी सेक्स भी खरीदने लायक चीज़ बन गया। उसके साथ कुछ वेनेरियल डिजीज़ेस, वेनेरियल डिजीज़ेस मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस। एक औरत या मर्द के अंदर ऑलरेडी कोई सेक्सुअल डिजीज़ है तो वो जब दूसरे मर्द या औरत के साथ एक इंटरकोर्स में जा रहा है, फिज़िकल रिलेशन में जा रहा है, तो एक पार्टनर की डिजीज़ दूसरे पार्टनर में संक्रमित हो रहा है, इसको कहते हैं वेनेरियल डिजीज़। वो उसकी शुरुआत हो गई और ये सब चीज़ें बूम्ड यानी बढ़ता ही रहा। तो ये सब कौन सी वक्त की बात हम कर रहे हैं? यूरोप में शुरुआत में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ और कैपिटलिज्म पैदा हुआ और बड़े बड़े इंडस्ट्री, कैपिटलिस्ट स्टेट्स बन रहा है। ड्यूरिंग दिस एरा, in these conditions, the working class survived by living anyway and anywhere they could। तो ऐसी परिस्थिति में वर्कर्स लोगों को जहाँ भी रहने का जगह मिला, चाहे वो एक गंदी बस्ती हो, नाला के पास हो या जंजाल के भेंट के सामने हो,
वो लोग रहने लगे, जहाँ पर भी उसे रहने का जगह मिला किसी भी हाल में वो रहने लगे। इन ह्यूज सिटीज ड्यू टू द लैक ऑफ स्पेस मेनी पीपल शेयर्ड अपार्टमेंट्स। तो सिटी में, शहरों में गांव की तरह उतना खाली जगह नहीं होती है, तो क्या हुआ, एक ही अपार्टमेंट को 10-12 लोग एक साथ शेयर करके रहने लगे। Within the same household, it would not have been uncommon to find a 5-year-old girl, a 20-year-old woman and a 57-year-old man connected by no family relation। तो जब एक अपार्टमेंट में 7, 8, 9, 10 फैमिलीज़ एक साथ रहते हैं तो उसमें कई एज के पीपल रहते हैं जिनका आपस में कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। गांव से आए हुए हैं शहर में इंडस्ट्री में काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो जहाँ पर भी रहने का जगह मिला वहाँ रह लिए। तो वहाँ एक साथ 10-12 फैमिलीज़ जिनका आपस में कोई ब्लड रिलेशन नहीं है वो सब रहने लगा। The lives of the working class also took place in the street। अगर अपार्टमेंट में रहने का जगह नहीं मिला तो रास्ते पर, सड़क पर भी वर्कर्स लोग रहने लगे। But sharing a space। अच्छा, the lives of the working class also took place in the street, a place for discussion, games and night clubs। तो स्ट्रीट यानी सड़क पर ही रहने लगे, वहाँ पर ही आपस में बातचीत चलता था, बच्चे गेम्स खेलते थे और नाइट क्लब की एक्टिविटीज़ भी सड़क पर ही चलता रहा। इन दीज कंडीशंस, ऐसी हालत में द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज क्रम्बल्ड। तो मैरिज यानी ये जो मैरिज है, विवाह, निकाह, ये असल में एक इंस्टीट्यूशन है ना, जहाँ पर एक औरत और एक मर्द एक रिश्ते में जुड़ जाते हैं। और निकाह के ज़रिए सिर्फ एक बॉय और गर्ल ही रिश्ते में नहीं बांधते हैं बल्कि दो फैमिलीज़ भी एक साथ एक रिश्ते में बांध जाते हैं। तो इसलिए मैरिज को कहा जाता है एक इंस्टीट्यूशन। लेकिन कैपिटलिज्म के आने के साथ साथ ये जो इंस्टीट्यूशन ये क्रम्बल होता रहा, टूटता रहा। क्यों? वर्कर्स लोग थे गांव में, अभी पैसों के लिए शहर आ गए, कुछ दिन मुंबई में काम किया, फिर कलकत्ता में बेटर ऑफ़र आया, तो कलकत्ता में बेटर ऑफ़र आने पर कलकत्ता चला गया। उसके बाद कलकत्ता में कुछ दिन रहने के बाद फिर से दूसरे शहर में, मान लीजिए कानपुर में एक बेटर ऑफ़र आया तो वहाँ चले गए। तो जब एक आदमी ऐसे जगह से, एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता है, उसका ना ही फैमिली होता है ना ही वाइफ रहता है, तो वो क्या करती है, जहाँ जहाँ वो जाता है वहाँ वहाँ गर्लफ्रेंड बना लेता है, उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन कर लेता है। तो इससे क्या होता है, एक सोसाइटी का जो बेस है, एक मैरिज नाम के इंस्टीट्यूशन के वजह से जिस सोसाइटी को लेजिटिमेसी, मान्यता मिलती है, वो सोसाइटी धीरे धीरे गायब होती गई। इन दीज कंडीशंस द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज क्रम्बल्ड, रिप्लेस्ड बाय कॉन्क्यूबाइंस। तो कॉन्क्यूबाइंस का मतलब है अगर एक मर्द एक ऐसी औरत के साथ लिव टुगेदर कर रहा है जो उसकी पत्नी नहीं है, तो वो कहलाती है उसकी कॉन्क्यूबाइन यानी मिस्ट्रेस। ड्यू लार्जली टू द फैक्ट दैट मेनी इंडस्ट्रियल वर्कर्स लेड नोमैडिक लाइफस्टाइल्स। तो नोमैडिक लाइफस्टाइल मतलब क्या होता है, नोमैड्स मतलब जिप्सी, जो एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता है। तो सभी मेन यानी मर्दों का ज़िंदगी नोमैडिक होती गई, किसी भी शहर में वो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं था। इस वजह से उनकी जो लाइफस्टाइल उसमें एक बड़ा चेंज आ गया। The ruling class began to realize that with all the changes of the era, the working class had become less easy to exploit। तो धीरे धीरे जब वर्किंग क्लास को ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में रहना पड़ रहा था, तो उनको एक्सप्लॉइट करने का जो इजी तरीका कैपिटलिस्ट लोगों ने अपना लिया था, वो तरीका काम नहीं कर रहा था। क्यों? गांव से नए नए आए एक लड़के को एक्सप्लॉइट करना आसान है, वो भोला भाला है, वो शहर की अदब कायदा नहीं जानता है।
लेकिन जैसे जैसे वो शहर में रहकर शहरी चाल और शहर की कायदा कानून अच्छी तरह सीख लेता है, वो काफ़ी चालाक और होशियार हो जाता है। तब कैपिटलिस्ट क्लास पहले जैसा उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाता है। तब क्या होता है ये हम अगले क्लास में देखेंगे। तब तक आप हमारे लेक्चर को सुनिए और जो नोट मैंने मेल की है उसको ज़रूर पढ़िए। ओके, मीट यू इन माय नेक्स्ट क्लास। गुड नाइट।